देखा तभी कि फंक्शंस वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सब कुछ देख लिया था, कंपलसरी और वॉलेंटरली फंक्शन भी देख लिया था। वो कंप्लीट हो गया था ना अपना, कंपलसरी और वॉलेंटरली फंक्शन जो कर रहे थे। ठीक है, आप देखो आज देखेंगे भाई, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ ये लागू होता है। ठीक, तो इसको आप समझेंगे अपन कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है। ठीक, तो अगर हम देखें कि भाई क्या ये यूनियन टेरिटरी में है, यूनियन टेरिटरीज में एप्लीकेबल है, तो हाँ ये एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि यूनियन टेरिटरी में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। समझा क्या, प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, ठीक है ना, कि कैसे ये अप्लाई होगा, हाउ दिस विल अप्लाई। अब उसमें चाहेंगे अगर वो तो एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस के साथ लागू कर सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ लागू कर सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखना कि भाई कौन डिसाइड करता है, तो ये याद रखना प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। जब हम शेड्यूल्ड एरिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं डिटरमाइन करते हैं, वहाँ पर पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखना, कौन डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट, कि यूनियन टेरिटरी में कैसे अप्लीकेबल होगा, डायरेक्ट अप्लीकेबल होगा कि कुछ एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लीकेबल होगा। समझ में आ गई पहली पॉइंट। ठीक, और देखो ये समझ में आ गया ना पहला पॉइंट। नेक्स्ट देखो कि भाई ये कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई होता है, डज नॉट अप्लाई। तो पहली बात दिमाग में रख लो, ये अप्लाई नहीं होता। एक तो शेड्यूल्ड एरियाज में, शेड्यूल्ड एरियाज, दूसरा ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज, थर्ड हिली एरियाज, हिली एरियाज। ये कहाँ मिलते हैं हिली एरियाज, ये मणिपुर में मिलते हैं। ठीक है, और ये ट्राइबल एरियाज कौन से, ये कहाँ है ट्राइबल एरियाज, ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, ये है, ये शेड्यूल्ड एरियाज कहाँ हैं, इसके लिए अभी आ रहे हैं 10 स्टेट्स हैं, उनमें होगा शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक, ये एक जगह और नहीं एप्लीकेबल होता है, देख लिया, शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज, हिली एरियाज। एक जगह नहीं और एप्लीकेबल होता है जिसको बोलते हैं हम नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में भी एप्लीकेबल नहीं होता ये। ठीक, नॉट एप्लीकेबल, इतने एरियाज में ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, ये जो शेड्यूल्ड एरिया है इसमें ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इस पे आ रहे हैं, अभी तो हमने ये देखा कि यहाँ यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, बट शेड्यूल्ड एरियाज जो है ना उसमें इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए कौन परमिशन देगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक नियम कानून बनाए और बोले कि भाई ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके प्रोविजन शेड्यूल्ड एरिया में एप्लीकेबल होंगे। उसमें भी ये कंडीशन है कि एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस के साथ पार्लियामेंट को अगर लगता है तो ऐसा वो कर सकती है। क्लियर है ये बात। इसीलिए इसी चलते पार्लियामेंट ने एक नियम कानून बना दिया है, पार्लियामेंट ने एप्लीकेबल करा दिया है जो ये बोला गया था ना कॉन्स्टिट्यूशन में, अप्लाई कर दिया उसको। कहाँ पर, शेड्यूल्ड एरियाज में। शेड्यूल्ड एरियाज में उसके लिए उसने एक लॉ बनाया है जिसको बोलते हैं हम पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। समझ में आ गया, पेसा एक्ट ये कब बना था, पेसा एक्ट शायद 1996 में आया है। ठीक है, एक बार ईयर चेक कर लेना। ठीक है, 1996 में आया है जहाँ तक है ये पेशा कानून को एक्सटेंड कर दिया गया। अब आपको समझना है कि भाई कैसे डिफर करता है ये नॉर्मल नॉर्मल जो स्टेट्स हैं उनमें और इसमें पेशा कानून में क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़ा ये चीज़ समझनी है अपन। क्लियर है इतनी बात, कहाँ एप्लीकेबल होता है कहाँ नहीं एप्लीकेबल होता है। ठीक, एक जगह और एरिया है यहाँ पर, प्रीलिम्स में पूछता है ये कि भाई कहाँ एप्लीकेबल है कहाँ नहीं एप्लीकेबल है। एक जगह और एरिया जो दार्जिलिंग एरिया है ना, जो चाय बागान जहाँ पे है, ये दार्जिलिंग एरिया में भी एप्लीकेबल नहीं होता। समझ में आ गया, ये भी याद रखना। दार्जिलिंग, शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज, हिली एरियाज, नागालैंड और दार्जिलिंग। समझ में आ गया, यहाँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेबल नहीं होता, बाकी सब जगह है।
ठीक है, लेकिन शेड्यूल्ड एरिया में अब एप्लीकेबल करा दिया है किसे, पार्लियामेंट ने। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला था कि पार्लियामेंट एक नियम कानून के द्वारा एक्सटेंड कर सकती है, और पार्लियामेंट ने उसके लिए नियम कानून बना दिया है, जिसको हम बोलते हैं पेसा एक्ट। पेसा एक्ट 1996 में आया था, ठीक है। तो अब देखो, यूनियन टेरिटरी में भी एप्लीकेबल होता है। हाँ, यूनियन टेरिटरी में भी एप्लीकेबल होता है। कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। प्लस शेड्यूल्ड एरिया में एप्लीकेबल होता है। हाँ, एप्लीकेबल है अभी प्रेजेंट। कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड की है। समझ में आ गई बात? बताओ, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। पेशा, अब समझो पेशा कानून, समझ लो इसको। पेशा, पेशा कब आया है? 1996, ठीक। पेशा कानून क्यों लाया गया है? देखो, मैंने क्या बताया, ये जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 को एक्सटेंड करने के लिए। समझ में आ गया? ये जो प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 है, जो कि क्या से डील करते हैं? पीआरआई से। उस वो वैसे तो नॉट क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नॉट एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल कहाँ पर? शेड्यूल्ड एरियाज में, ठीक। अभी शेड्यूल्ड एरियाज क्या है, इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है ना। वो हम पढ़ेंगे, जो 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल वाला चैप्टर। जस्ट इसको कंप्लीट करने के बाद वही समझना है। अभी के लिए बस समझो कि कोई ऐसा एरिया होता है, मान लो मध्य प्रदेश है, उसका कुछ एरिया हमने डिक्लेयर कर दिया है शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। पूरा स्टेट नहीं होता शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया में अभी बोला ना कि भाई शेड्यूल्ड एरिया एट प्रेजेंट कितने हैं? एट प्रेजेंट में 10 स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा एरिया शेड्यूल्ड एरिया होता है। कुछ एरिया को डेजिग्नेट कर दिया गया। ये एमपी है, एमपी में 5 डिस्ट्रिक्ट आ गए शेड्यूल्ड एरियाज में, तो शेड्यूल्ड एरिया कहला जाएगा। बस अभी के लिए इतना समझो, बाकी इसको अभी आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक। अब देखो इधर पे, शेड्यूल्ड एरियाज पे एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन क्या बोलता है ये, हाउएवर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या कर सकती है? इसको, ये जो प्रोविजंस है, इस चीज को एक्सटेंड कर सकती है। कैन एक्सटेंड, कैन एक्सटेंड कहां पर? शेड्यूल्ड एरियाज में। लेकिन उसके लिए पहले यहाँ पे एक गेटवे होगा। वो कौन सा होगा? कि भाई कुछ आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन, एक्सेप्शंस। समझा क्या? ये सब करके ही आप यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हो। और इसी चीज को लागू करने के लिए आपको एक लॉ बनाना पड़ेगा। ये सब कैसे करोगे आप? थ्रू अ लॉ। समझ में आ गया? उसी के लिए पार्लियामेंट, और लॉ कौन बनाएगा? ये पार्लियामेंट बना रही है। उसने लॉ बना दिया, कौन सा लॉ बना दिया? पेशा। ये कब बनाया? 1996 में ये आ गया। क्लियर है ये बात? ठीक। एट प्रेजेंट शेड्यूल्ड एरियाज कितने स्टेट में है? तो याद रखना 10 स्टेट में। क्लियर? ठीक। अब ये पेशा कानून क्यों लाया गया, इसको समझो। तो क्या जरूरत थी पेशा कानून लाने की, तो हम समझते ये, इसको ये हो गया, तो आगे बढ़े। हो गया ये, ठीक है। अब देखो, इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे कुछ। हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। किस ऑब्जेक्टिव से इसको लाया गया था? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि भाई हम जो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के प्रोविजन है, उसको यहाँ पर क्या करें? एक्सटेंड करें। पहला ऑब्जेक्टिव क्या? हमको क्या करना है? एक्सटेंड करना है। एक्सटेंशन ऑफ पार्ट 9 प्रोविजन। कहां पर? शेड्यूल्ड एरियाज में। समझ में आ गया? लेकिन ऐसा हम कब कर सकते हैं? कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन से, विथ सम मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। ठीक, ऐसे ही एप्लीकेबल कर सकते हैं। अभी देखा हमने, ऐसा हम एक ऑब्जेक्टिव हमारे दिमाग में ये भी था कि भाई ये जो ट्राइबल्स है ना, उनके लिए सेल्फ रूल आए। समझ में आ गया? क्योंकि ट्राइबल्स को शुरू से ही इग्नोर रखा गया है, शुरू से ही उनका, उनके लिए पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी आ ही नहीं पा रही थी। समझ में आ रहा? हमने पंचायती राज लाया, उसमें भी क्या होता था कि जो ऊपर के जो जनरल लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा पावर का कंसंट्रेशन हो जाता था। तो हमने ये एक्ट इसीलिए लाया ताकि हम क्या करें? सेल्फ रूल बना पाए। सेल्फ रूल आए किसके लिए? फॉर ट्राइबल्स। ट्राइबल्स के लिए भी सेल्फ रूल हम बना सकें, इसलिए हमने ये पेशा एक्ट ले आया। समझ में आ गया? इसमें हम क्या करते हैं, एक ग्राम सभा होती है। अभी देखा था ग्राम सभाएं, इसको बहुत ज़्यादा एम्पावर करते हैं। इसको हमको क्या करना है?
एम्पावर करना है। इसको इतना एम्पावर करना है, एम्पावर इतना कर दो कि भाई ये क्या हो जाए, न्यूक्लियस बन जाए। वहाँ जो विलेज का गवर्नेंस है ना, विलेज में जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है उनके लिए ये सेंटर की तरह काम करे, समझा रहे, क्योंकि यही है मेन बॉडी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रोल करने का अधिकार इसी को होता है। तो इसको क्या बोला कि हमको ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्या करें, ग्राम सभा को हम इसको क्या करें, मिक्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक, समझ में आ गया। ऐसा क्यों, ऐसा करेंगे तो भाई विलेज लेवल पर बेटर गवर्नेंस आएगा ना, फॉर विलेज लेवल गवर्नेंस। ये हमारे दिमाग में था जब हम ये पैसा एक्ट लेके आ रहे थे। ऑब्जेक्टिव याद रखना कि भाई किस किस पर्पस के लिए ला रहे हैं। एक तो हम इसको न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं कि भाई न्यूक्लियस हो ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, बिना ग्राम सभा को एम्पावर किए ऐसा होगा नहीं। इसीलिए हम क्या चाह रहे थे कि भाई इसका ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट है, ताकि ये जो देखो ऊपर जो लिखा है सेल्फ रूल आ पाए। क्लियर है, नेक्स्ट देखो। ठीक, हम ये भी ध्यान में रख रहे थे कि भाई गवर्नमेंट क्या करती है, देखो स्टेट बनाता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क तैयार करता है। गवर्नमेंट भाई प्रशासन कैसे चलाना है ये सब कौन डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके लिए भाई एक फ्रेमवर्क तैयार करती है कि भाई कलेक्टर का ये काम होने जा रहा है, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर का ये होगा, तहसीलदार का ये रोल होगा, इस सब चीज़ों से सब का एक फ्रेमवर्क होता है। लेकिन शेड्यूल्ड एरियाज में हम क्या करें कि ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करें ताकि जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं ना उनके साथ एक हार्मनी में रहे। ऐसा नहीं कि हमने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया, उनकी बातों को जब फ्रेमवर्क तैयार कर रहे थे तो उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी और अपने से ही फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। ऐसे में क्या होगा कि ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, ढंग से वर्क नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को बदलने के लिए हमने क्या किया, उनके जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको हमने ध्यान में रखा, उस हिसाब से हमने क्या बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बनाया। मतलब स्टेट क्या बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हो, समझ में आ गया, वो इन लाइंस या फिर इन हार्मनी विथ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल्स। समझ में आ रहा है भाई, वो जो भी उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको ध्यान में रख करके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है सरकार के वो तैयार कराया जाता है। ठीक, इसी में एक चीज और क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कर क्या रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। समझ में आ गया, क्यों, किसको एम्पावर करेंगे, जो भी देखो एम्पावरिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसको एम्पावर करेंगे काहे के लिए कि भाई ट्राइबल लेड डेवलपमेंट हो, ट्राइबल लेड डेवलपमेंट, समझ में आ गया, फॉर ट्राइबल लेड डेवलपमेंट। ठीक, और ऐसा हम जब भी करेंगे तो एक चीज तो बड़े ध्यान में रखनी है हमको, देखो क्या, इसको मिटा दूं, इसमें मिटा दूं ऊपर के 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो ऊपर के 2 पॉइंट में मिटा दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई हमको ये ध्यान में रखना है कि जो ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल कस्टम्स है, जो उनके ट्रेडिशंस है, समझ आएगा, वो बचे रहे। ऐसा नहीं कि हम इनको ऐसा गवर्न कर रहे हैं, ओवर एडमिनिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं, ताकि क्या हो कि भाई इनका जो कस्टम है, प्रैक्टिस है, ट्रेडिशंस है, वो खतरे में आ जाए। तो ये बात हमको दिमाग में रखनी कि ऐसा कुछ ना करें हम, समझ में आ गया। तो इसी में टू सेफगार्ड एंड टू प्रिजर्व, हमको क्या करना है, प्रिजर्व करना है क्या, द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स along with cultural practices of tribals। समझ में आ रहा है कि भाई ये भी चीज हमने इसीलिए ये पंचायती राज, ये जो पैसा हमने कानून लाया था ना इसीलिए किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं लिख रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो था कि भाई एक चीज करना है क्या, कि जो ऊपर के पंचायत लेवल पे जो होते हैं जैसे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो नीचे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की पावर ना ले ले, ये हमको देख के रखना। क्योंकि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो ये ग्रास रूट नहीं हो जाएगा, ग्रास विदाउट रूट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि भाई एक चीज ध्यान में देना है, टू प्रिजर्व
panchayats at higher level, ठीक, from assuming powers and authorities of panchayat at below level। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी लास्ट में मैंने लिखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्रॉम बिलो लेवल दैट इज ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत की पावर कौन ना ले ले, ऊपर के जो बैठे हुए हायर लेवल, मतलब ब्लॉक वाला और जिला वाला, ये वाले पंचायत इनकी पावर ना ले ले, इस चीज को ध्यान में रखना है आप। क्योंकि वो तो ऐसा बोलेंगे कि भाई ट्राइबल से ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से इनका वो एफिशिएंसी नहीं आ रही, तो हम ही काम कर लें, ऐसा नहीं करना। समझना की बात? बताओ आगे बढ़े। ठीक है, अब देखें इसके फीचर क्या है। ठीक, इसके फीचर समझ ले जाते हैं फटाक से कि भाई इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। पीछे करूं? हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, अब जो हम देखेंगे वो क्या है, फीचर्स, फीचर्स ऑफ एक्ट, पेसा एक्ट। पेसा एक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं ये समझते हैं। ठीक, तो पहला फीचर ये है कि भाई पेसा एक्ट ने जो पार्लियामेंट ने पास किया था, उसने क्या बोला कि भाई सारे स्टेट, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, वो ऐसा कोई नियम कानून बनाए ताकि ये जो हमने ये एक्सटेंड किया है ना, इसको हमने कैसे एक्सटेंड किया है ताकि उनका कस्टमरी लॉ, उनका सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस है ना, उनका जो मैनेजमेंट होता है, उसके साथ वो क्या करे, एक मतलब उसके साथ लाइन में बना रहे, एक हारमोनी में बना रहे, ऐसा लॉ सबको पास करना है। समझा गया? तो सबसे पहले क्या, स्टेट लेजिस्लेचर ऑन पंचायत शैल बी, स्टेट लेजिस्लेशन है ये, ठीक है ना, लेजिस्लेशन मतलब एक ऐसा लॉ बनाना है आपको, काहे से रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड, जो कि क्या करे, शैल बी इन कॉन्सोनेंस या फिर हारमनी या फिर लाइंस, उसी के साथ, ठीक है, लाइंस विथ, ऐसा लिख लो, ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल कल्चर के साथ, ठीक है, जिसमें क्या बात ध्यान में देनी है भाई, उनका कस्टम्स हो सकता है, ट्राइबल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, उनका प्रैक्टिसेस। समझ में? कि अब ये सब चीजें सोशल, सोशल भी होगी, रिलीजियस भी हो सकता है, ये सब चीज ध्यान में देख करके हर स्टेट को एक लॉ बनाना चाहिए, ऐसा बोला गया। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अब समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। नीचे लेवल पर जो विलेज पंचायत होती है, विलेज पंचायत लेवल पर एक तरफ होगी ग्राम पंचायत, एक तरफ होगी ग्राम सभा, ठीक है, ये तो बनाना ही है आपको। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक, हम ये जो विलेज पंचायत बना रहे हैं ना, मान लो कि बहुत छोटे छोटे गांव है, समझा गया? जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ विलेज, विलेज का मतलब एक सिंगल हैबिटेशन भी हो सकता है अगर बड़ा गांव है तो, और ये ग्रुप ऑफ हैबिटेशन भी हो सकता है, कैन बी अ ग्रुप ऑफ हैबिटेशन, अगर छोटे छोटे गांव है तो 3-4 गांव मिलाकर, कैन अ ग्रुप ऑफ हैबिटेशंस। ठीक, अब देखना ग्राम सभा को क्या पावर दी गई है। ग्राम सभा को यह पावर दी गई है कि आप क्या करोगे, टू, क्या क्या चीज करेगा, देखो जो गांव के कस्टम्स है ना, जो भी उस जिस एरिया में भी ये ग्राम सभा है, वहाँ की कस्टम्स है उनको प्रिजर्व करना, वहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना, वहाँ के जो भी ट्रेडिशंस वो फॉलो करते हैं उसको प्रिजर्व करना। समझा गया? ये इसका काम पहला बता दिया है, इस एक्ट ने क्लियर कट इसका रोल बता दिया कि आपको क्या करना है, सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व क्या, लोकल कस्टम्स, कल्चरल आइडेंटिटी, कस्टमरी प्रैक्टिसेस,
समझा क्या? इनको आपको क्या करना है भाई, इनको आपको प्रिजर्व करना है, इन सारी चीज़ों कस्टम को, कल्चरल आइडेंटिटी, कस्टमरी प्रैक्टिस, समझा क्या? जो भी चीज़ें हैं इन सब को इसका क्लियर कट रोल बता दिया कि आपको ये करना है। दूसरा रोल इसको क्या बताता है, देखो दूसरा रोल ये बता रहा है कि आपको अप्रूव करना है। अभी देखा था ना अप्रूवल ऑफ प्लान्स, कि भाई उनके गाँव में कौन-कौन से प्लान आने वाले हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनको अप्रूव देना। अप्रूव कौन देगी? देखो काम कौन करेगा? काम करेगी ग्राम पंचायत, बट उसका अप्रूवल कौन देगी? ये देगी ग्राम सभा। अप्रूवल ऑफ प्लान्स, प्रोग्राम्स, समझा क्या? प्रोजेक्ट्स जो भी उस गाँव में आने वाले हैं रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना? पहले ये अप्रूवल देगी, फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राम पंचायत के द्वारा। ये क्या करेगी? इन जो भी इनको अप्रूवल, ठीक है, इसको क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी। तो इम्प्लीमेंट करने से पहले ही अप्रूवल लेना पड़ता है ना? इम्प्लीमेंट बिफोर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग, आपको एक अप्रूवल लेना पड़ता है। समझा गया? किससे अप्रूवल लेना पड़ता है? वो है ग्राम सभा से, और फिर इसको बाद में इम्प्लीमेंट कौन कराती है? ग्राम पंचायत कराती है। समझा गया? नेक्स्ट इसका क्या इंपॉर्टेंट है ग्राम सभा को? ये क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है, आइडेंटिफाइज द बेनिफिशियरीज, ठीक है, आइडेंटिफाई करेगी बेनिफिशियरीज को। ये तो आपको पता है ना कि भाई किसको, कौन उस गांव में किसको, मान लो कि भाई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, उसमें कौन से लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, समझ में आ रहा है? पीडीएस सिस्टम में किसको फायदा मिलना चाहिए, सबका बेनिफिशियरी कौन आइडेंटिफाई करता है? ग्राम सभा। वो फिर इसको बताती है ना? फिर ये उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। पीडीएस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो भी है ना सरकार लॉन्च की है, उसका बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? इसका। क्लियर है ये चीज? ठीक, क्लियर। हाँ, पूछो। कौन सा? ये वाला पॉइंट? कौन सा वाला? पूरा? अच्छा, ये आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज ये वाला। अरे ये जो विलेज है ना, हाँ ये जो विलेज हम बोल रहे हैं यहाँ पे विलेज पंचायत टर्म यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पर विलेज का मतलब क्या होता है? या तो सिंगल हैबिटेशन, मतलब एक बड़ा सा गांव होगा, इतनी पॉपुलेशन होगी कि उसी में ही हम पंचायत बना दिए, समझा क्या? या फिर हम क्या करेंगे भाई, बड़े छोटे छोटे 3-4 गाँव को मिला देंगे, ग्रुप ऑफ हैबिटेशन, उसके लिए एक पंचायत बना दी। समझ में आ रहा है? ये लिखा है वो। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट बढ़े। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है ये, कि भाई ये जो ग्राम पंचायत होगी ना, ग्राम पंचायत को अप्रूवल लेना जरूरी रहेगा। समझा क्या? इसको सर्टिफिकेशन चाहिए, रिक्वायर्स सर्टिफिकेशन। कहाँ से? इसको चाहिए ग्राम सभा से सर्टिफिकेशन। काहे का सर्टिफिकेशन चाहिए? जो भी ये पैसा खर्च करेगी ना, ठीक है ना, उसके लिए यूज करना, और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर, किस चीज के लिए? जो भी प्लान आप उसको इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हो, जो भी प्रोग्राम आप इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको पैसा सैंक्शन हुआ है, उन सब को खर्चा करने से पहले आपको ग्राम सभा से अप्रूवल या फिर सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये पैसा के तहत ये नियम कानून बना के रखा गया। क्लियर है ये वाली बात? ये पॉइंट समझ में आ गया ना? ग्राम पंचायत को सर्टिफिकेशन चाहिए ग्राम सभा से, जो भी पैसा वो खर्च करने जा रही है, काहे पर? प्लान इस पे, ताकि ज्ञान उसको पता तो रहे। ये देखो इसको इसीलिए तो ये कंट्रोल कर रही है ना, इसको पढ़ा था ना कि भाई ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जांपल होता है ग्राम सभा, एक ही इंस्टीट्यूशन। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट बढ़ूं आगे। हाँ 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 हाँ, सिर्फ पेपर पे होता है, सिर्फ पेपर पे। नहीं देखो, मेंबर तो वो होते ही हैं, वो मेंबर में कोई दिक्कत नहीं, वो प्रैक्टिकली भी सही है और थ्योरेटिकली भी, बट रेगुलर मीटिंग करना, रेगुलर कंडक्ट करना, ये सब नहीं होता ना। समझ में आ गया? हाँ ना, मतलब भाई गांव के सब लोग चाह रहे हैं, अब जैसे कि मान लो एक प्रोजेक्ट आ गया, बोला कि भाई यहाँ पर कुआं खोदना है एक,
ठीक है, अब उस कुआँ से रिलेटेड बोला कि भई ये पैसा हम इतना खर्च करना चाह रहे हैं, तो आपके अच्छे के लिए तो करेंगे, ये तो अप्रूवल देंगे ही ना, क्योंकि भई इनको वो अपने ही गाँव के लिए तो कर रहे हैं, वो तो चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हो। बट मान लो कि ज़बरदस्ती में अब उस गाँव में ज़रूरत भी नहीं है और वो रिलेटेड प्रोजेक्ट आ रहा है, तो फिर वो उसका बोल देंगे कि भई नहीं, हम नहीं चाहते। सब मेजॉरिटी से डिसाइड होता है। क्लियर है? ठीक, तो ऐसे ये कंट्रोल करती है इस पर। अब आए नेक्स्ट पॉइंट आए, बताओ? ठीक है, अब देखो, ये है 3 लेवल था हमारा। देखो, इसमें रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या दिया है? रिजर्वेशन प्रोविज़न देख लो इसमें। इसमें थोड़ा-सा अलग चलता है। ठीक, इसमें क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है? पहला तो याद रखो कि रिजर्वेशन यहाँ वहाँ पर कितना होता है? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है ना? है ना? वहाँ पर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है। यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर एसटी, एसटी के लिए क्या रिजर्वेशन है, पहले ये समझो। पहली बात, यहाँ पर 50% रिजर्वेशन होता है। वहाँ पर क्या होता था? अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन नॉट लेस देन 50%। ठीक, यहाँ पर 50% से कम नहीं होता। प्लस जो चेयरमैन सीट होगी ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अगर ये शेड्यूल्ड एरिया में आता है, शेड्यूल्ड एरिया में आता है, तो चेयरमैन पोस्ट सारी किसके लिए रिजर्व हो जाएंगी? एसटी के लिए। ठीक है, ऑल द सीट्स ऑफ चेयरपर्सन इन PRI एट ऑल द लेवल्स। ठीक है, हर लेवल पर किसके लिए रिजर्व हो गई? एसटी के लिए। फॉर अदर्स, फॉर अदर्स, फॉर अदर्स के लिए जैसे कि एससी के लिए, है ना, इनके लिए क्या होगा? रिजर्वेशन इनके लिए भी है, रिजर्वेशन, लेकिन कैसा? अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। समझ में आ गया? ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ गए ना? एसटी से रिलेटेड होता है, एसटी को ज्यादा पावरफुल बनाया गया, इसीलिए यहाँ पर 50% से कम सीट नहीं। प्लस सारी सीट जो चेयरपर्सन की सीट होती है सारे लेवल पर, वो कौन भरेगा? एसटी होंगे उसमें। क्लियर है ये बात? ठीक, बाकियों के लिए क्या है? रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। हाँ, हाँ, वो गवर्नमेंट, अरे वो आप समझ रहे हो ना, वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होता है यार। समझ रहे हो, वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है। ये यहाँ वो एग्जीक्यूटिव की साइड से है, ये पॉलिटिकल है। समझ में आ रहा है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद अलाउ कर रहा है कि भाई आप दे सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखवा दिया गया है तो फिर तो वही मान्य होता है, अनटिल अनलेस अगर इसको स्ट्राइक डाउन ना कर दे सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया? तो बट अभी तो यही प्रोविजन दिया है कि 50% से कम नहीं होना चाहिए, और ये पॉलिटिकल साइड पे है, क्योंकि भाई हमको ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है। क्योंकि फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट से अगर हम देखें तो इनको कोई भी बेटर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा कभी, इनको बेटर तरीके से कभी भी पार्टिसिपेशन नहीं रहा। तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी ट्राइबल्स के लिए बनाने के लिए हमने ये लेके आया। समझ में आ रहा है? रिजर्वेशन में ऐसा नहीं, जैसे कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन का अभी दिमाग में, अभी उसको एक सेपरेट पूरा एक लेक्चर लगेगा उसमें। रिजर्वेशन कहाँ पर कब ब्रीच किया जा सकता है वो सब देखेंगे। कहीं पर अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है तो फिर तो, और कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ही मेंशन कर दिया, तो फिर तो वही अलाउ हो जाता है। जैसे कि अभी तुम कर्नाटक में पढ़ोगे, आंध्र प्रदेश में कुछ सीट वहां के लोगों के लिए ही फिक्स रहती है, उसमें अदर वाले कोई पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, मतलब 100% उन्हीं के लिए सीट रिजर्व है, तो वो अलाउड है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया है। वैसे यहाँ पर क्या कर दिया है? मेंशन कर दिया है कि 50% से कम सीट रिजर्व नहीं होगी, किसके लिए? एसटी के लिए। ठीक है, अभी आते हैं इस पर, फिर देखेंगे इसमें। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मान लो बाई चांस कि भाई इलेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, सीट रिजर्व हुई, मान लो डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, हट गए, रिजाइन कर दिया। अब उसमें पंचायती राज लेवल पर अगर सरकार को ऐसा लगता है कि एसटी का रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं पाया है, समझ में आ गया? ठीक, तो वो क्या करेगी? ठीक है, चाहे ब्लॉक लेवल पर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नीचे लेवल पर तो समझ में आ रहा है ना कि भाई 50% सीट रिजर्व कर दी, और ऊपर लेवल पे क्या हो रहा है कि मान लो रिप्रेजेंटेशन नहीं है,
समझ में आ रहा है, बेटर रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो स्टेट के पास ये भी पावर दी है कि आप कुछ एसटीज को नॉमिनेट कर सकते हो। मतलब क्या बोल रहा हूं, इफ एसटी आर नॉट रिप्रेजेंटेड एट ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक, अगर स्टेट को लगता है कि भाई इनका एसटी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर, तो क्या करेगी, स्टेट सेल नॉमिनेट, सेल नहीं, इसको मे लिख लो, स्टेट के ऊपर है, वो करना चाहेगी तो करेगी, स्टेट में नॉमिनेट एसटीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर नॉमिनेट कर सकती है। लेकिन ये जो नॉमिनेट करेगी ना, ये थोड़ा नॉट मोर देन 1/10 होना चाहिए। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि भाई 10% से ज्यादा आप नॉमिनेट नहीं कर सकते। मान लो 10 सीट है तो भाई एक ही लोगों को आप नॉमिनेट कर सकते हो। कहां पर, ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्योंकि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकता है कि उनका बेटर रिप्रेजेंटेशन ना हो। नीचे लेवल पर तो चलो पूरा हमने क्या कर दिया है, 50% सीट लगा दी और बोला कि भाई इनका तो रिप्रेजेंटेशन ही होगा ही होगा। मान लो नहीं हो पाया तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर उसके लिए बोल दिया है कि भाई स्टेट कम से कम 10% लोगों को नॉमिनेट भी कर सकती है। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट बढ़ रहा हूं मैं, ठीक। अब देखो, स्टेट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि स्टेट क्या करेगा, हर बार कंसल्ट करेगा। किससे कंसल्ट करेगा, ग्राम सभा से या फिर ग्राम पंचायत से। किस चीज को लेकर के कंसल्ट करेगा, जब भी बिफोर टेकिंग क्या कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कोई भी लैंड एक्विजिशन अगर आप कर रहे हो, समझ में आ गया, कोई भी आप रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हो, है ना, मान लो किसी को इधर से उधर आप रिहेबिलिटेट करवा रहे हो, रिहैब का काम कर रहे हो, ठीक है, ये सब कर रहे हो, रीसेटलमेंट, है ना, ये सब काम आप कर रहे हो, तो उस जिस गांव में आप कर रहे हो अगर वो शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर आता है तो आपको ग्राम सभा या ग्राम पंचायत से बिना कंसल्ट करे आप नहीं करोगे। ऐसा इसमें क्लियर कट लिखा है, इसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा सरकार नहीं करती है, ऑफन इस पॉलिसी को इग्नोर मारती है। समझ में आ गया? क्लियर? ये बात समझ में आ गई? देखो एक्चुअली में प्लानिंग डेवलपमेंट तो यही करेगी, एक्चुअल प्लान प्लस इंप्लीमेंटेशन तो यही करेंगे, स्टेट लेवल पर ही होगा, बट कंसल्ट करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? आपको कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा भाई उन जिसके लिए, क्योंकि पैसा एक्ट खुद ऐसा बोल रहा है, बट इसको बताया ना मैं कि वायलेशन होता है इसका। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं? स्टेट को कंसल्ट करना पड़ेगा ग्राम सभा या ग्राम पंचायत से, काहे के लिए, जब भी वो कोई भी ऐसा काम करती है, कौन सा, डेवलपमेंट, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, तो उसको उससे कंसल्ट करना जरूरी है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट बढ़ू? नेक्स्ट बढ़े, 5 मिनट है अपने पास, फिर पूछ लेना इकट्ठा लास्ट में। देखो इधर नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, देखो शेड्यूल्ड एरियाज है, इसमें प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज। समझ में आ गया? माइनर वाटर बॉडीज मतलब कोई तालाब है, क्लियर, कोई भी तालाब है उस गांव के आसपास, उसका प्लानिंग और मैनेजमेंट करना कि भाई उस तालाब को कैसे यूज करना है, उसका ये उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, समझ में आ गया, इरिगेशन में कैसे यूज करना है। इसकी पावर उन्होंने किसको दे के रखी है, पंचायत, ठीक है ना, कि भाई आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो। देखो शेड्यूल्ड एरिया में प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज, ये किसको दे दिया गया है, पंचायत को, कि आप अपने हिसाब से रेगुलेट कर लेना, इंटरेस्टेड टू पंचायत। क्लियर? अब देखो यहां पर है, एक है ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत, दोनों में से कोई भी बॉडी। इसको ये भी बोला गया है कि आप क्या करोगे, आपके पास पावर होगी, पावर काहे का, देखो आप ग्रांट, लाइसेंसिंग, काहे के लिए, माइनिंग एक्टिविटीज के लिए, माइनिंग एक्टिविटीज के लिए। समझ में आ गया? जो माइनिंग लीज पर देते हैं ना, भाई मान लो आपके गांव में
कोयला है, ठीक है, और आपका शेड्यूल्ड एरियाज़ में आता है, तो वहाँ पे जब भी माइनिंग की जाएगी, तो बिना इसके परमिशन के माइनिंग नहीं की जा सकती, समझ में आ गया? वो परमिशन कौन देगा? ये देगा, समझ में आ गया? वो किस कंडीशन पे दे रहा है कि भई आपको कितना शेयर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उस अनुसार ये आपको परमिशन देगा, ठीक है? प्लस मतलब ये मैंडेटरी है, याद रखना, ये जो मैंडेटरी है, इसका जो रिकमेंडेशन जो होगा ना, रिकमेंडेशन इज़ मैंडेटरी, बिना इसके आप ले ही नहीं सकते, प्रोजेक्ट चालू ही नहीं कर सकते, मैंडेटरी है, समझ में आ गया? लीज। इसके अलावा ये पावर दे सकता है आपको जो माइनर मिनरल्स होते हैं, माइनर मिनरल्स, उनका एक्सप्लॉइटेशन करने का। माइनर मिनरल्स किसको बोलते हैं? जैसे कि सैंड है, समझ में आ गया? माइका है, चीनी मिट्टी मिल रही है आपके उस एरिया में, ठीक है? क्ले है, माइनर मिनरल्स मतलब सैंड, क्ले, ठीक है, माइका, एस्बेस्टस, ये इनको बोलते हैं माइनर मिनरल्स, ठीक है? इन माइनर मिनरल्स का अगर एक्सप्लॉइटेशन करना है, तो उसके लिए भी बिना इसके परमिशन के नहीं किया जा सकता, मतलब रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी, अगर वो देती है परमिशन तब ठीक है, समझ में आ गया? नहीं तो आप नहीं कर सकते ऐसा, क्लियर? ये लिखा है, ये याद रखना, जो जो पॉइंट बता रहा हूँ, ये भी और ये भी, क्लियर है ये बात? ठीक, लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, ठीक? नेक्स्ट बढ़े, ठीक? आप देखो, एक चीज और याद रखो कि भाई ये स्टेट की जिम्मेदारी है ना, स्टेट टू एंश्योर क्या, कि जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है पैसा वाली, उनको हमको क्या बनाना है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अभी बताया, ग्राम सभा को पावर देनी पड़ेगी, ठीक है? तो ग्राम सभा को कौन कौन सी पावर सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में एक बार देख लेते अपन। तो भाई इसके पास ये पावर होगी कि ये क्या कर सकती है? प्रोहिबिशन एनफोर्स कर सकती है, जैसे कि आसपास के एरिया में लिक्वर बैन, समझ में आ गया? बैनिंग, बैनिंग लिक्वर, ठीक है? बैनिंग इंटॉक्सिकेंट्स, उनका मार्केटिंग वगैरह कुछ ना हो, उनका बिक्री वगैरह कुछ ना हो, ये सबको वो बैन कर सकते हैं अपने एरिया में। ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत की नहीं, ग्राम सभा, ठीक है? नेक्स्ट, वहां का जो माइनर प्रोड्यूस होता है, अभी बताया ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि लकड़ी वगैरह, फल वगैरह, समझ में आ रहा है? उनका ओनरशिप राइट किसके पास हो जाएगा? ग्राम सभा के पास हो गया, मतलब ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक?